दोस्तों, आज बात बिहार और यहाँ रहने वाले लोगों की। कहते हैं कि बिहारी जाति के बड़े कट्टर होते हैं। हर चीज़ में जाति खोज लेते हैं। कोई क्रिकेटर बिहार का अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो बिहारी गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि उसकी जाति क्या है। कोई नेता अगर बिहार में सफल होता है तो योग्यता नहीं, जाति के आधार पे। लोग सरकार भी चुनते हैं, मुख्यमंत्री भी चुनते हैं, तो प्राथमिकता जाति को देते हैं, योग्यता को नहीं। कमोबेश ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी और राज्य में, किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं बिहार इसमें अव्वल है और बिहार में जात के नाम पे ही सारा रोजगार फलता फूलता है। तो अनसेंसर्ड में आज बात ऐसे बिहारियों की जो सिर्फ जाति के आधार पे समर्थन या विरोध करते हैं और भविष्य में उसका खामियाजा भी खुद ही भुगतते हैं। दोस्तों, अगर बिहार और बिहारियों की बात करें तो इसका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा। बिहार में महावीर और बुद्ध जैसे हस्ती हुए, वहीं सम्राट अशोक जैसे कुशल प्रशासक भी हुए। लेकिन आज का बिहार ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के बिहार में लोग जात और भात के नाम पे कभी भी अपना रवैया और अपना स्टैंड सुनते हैं कि बदल लेते हैं। अगर बात करें बिहार के राजनेताओं की, तो वर्तमान परिदृश्य में बिहार के जो सफल राजनेता हैं, जिनमें से कुछ नाम अगर मैं आपको गिनाऊं तो उसमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और अभी नई नई राजनीति में कूदने वाले प्रशांत किशोर का नाम सामने आता है। लेकिन अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो अगर शुरुआत तेजस्वी यादव से करें तो तेजस्वी यादव पहले एक क्रिकेटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं। काफ़ी प्रयास करते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, किसी तरह उनका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन बतौर क्रिकेटर तेजस्वी यादव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बहुत बड़े असफल क्रिकेटर की सूची में आते हैं। मतलब क्रिकेट की दुनिया में उनकी योग्यता सिरे से खारिज कर दी गई। योग्यता के आधार पे क्रिकेट में वो अपनी धाक नहीं जमा सके। तब उन्हें लगा कि अब एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने का। और जैसे ही वो इस मार्ग पर चलते हैं, सफलता उनके कदम चूमने लगती है और वो बिहार के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। एक तरफ जहां योग्यता के आधार पे वो एक सफल क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, वहीं जाति के आधार पे, विरासत की राजनीति करने के आधार पे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे उभर कर सामने आते हैं। ठीक उसी तरह अगर बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने अपने करियर को एज एन एक्टर शुरू किया। उन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों में उनका सिक्का नहीं चला। फिल्मों में अपनी धाक नहीं जमा पाए, लेकिन बिहार की राजनीति में कहते हैं चिराग पासवान ने अपनी धाक जमा ली है। जब फिल्मों में चिराग पासवान असफल हो गए तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव वाला रास्ता ही चुना। पिता रामविलास पासवान की बड़ी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मुखर हुए, बिहार की राजनीति में पदार्पण किया और आज की डेट में बिहार की राजनीति में सबसे उभरता हुआ युवा चेहरा अगर कोई है तो वो है चिराग पासवान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, एक प्रखर वक्ता भी हैं, एजुकेटेड हैं, प्रेजेंटेबल हैं। लेकिन गौर करें तो अभिनेता के तौर पे असफल होने के बाद एक खास जाति पासवान समुदाय से आते हैं, दलितों के नेता कहे जाते हैं और दलित समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है बिहार में। और उसके बड़े नेता रामविलास पासवान के बेटे होने का फ़ायदा भी चिराग पासवान को मिला और आज की डेट में बिहार में चिराग पासवान वैसे मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ा युवा चेहरा राजनीति में। कहने का मतलब है कि ये दो नाम
जो योग्यता के आधार पे खेल और फिल्म जगत की दुनिया में खारिज कर दी गए, लेकिन जाति के आधार पे, विरासत की राजनीति के आधार पे बिहार में हिट हो गए। अगला नाम मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी ने बतौर प्रोफेशन फिल्म जगत में एज ए प्रोडक्शन अपना काम शुरू किया। सेट डिज़ाइनिंग, सेट बनाना, फिल्मों में जो आप देखते हैं बड़े बड़े सेट होते हैं, उनका कारोबार था सेट बनाना, डिज़ाइनिंग करना। मुकेश सहनी फिल्मी दुनिया में सेट डिज़ाइनिंग के कारोबार में खासे सफल रहे, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि उन्होंने अपनी किस्मत पैसे के दम पे आजमाई, फिल्म जगत में उन्होंने जो पैसा कमाया उससे राजनीति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुकेश सहनी मात खा गए। हालांकि उनकी जाति के वोटर्स यहाँ थे, मल्लाह मांझी जाति के वोटर्स बिहार में थे, लेकिन वो मार खा गए क्योंकि उनसे पहले ही उनकी जाति के कई नेता बिहार में उस फसल को काट रहे थे। इसलिए मुकेश सहनी को असफल होना पड़ा, क्योंकि उनकी जाति के नेता ऑलरेडी बिहार में अपनी खेल करने में लगे थे। दोस्तों, इसी तरह से एक और नाम आता है प्रशांत किशोर का, जिन्होंने नई नई राजनीति शुरू की है बिहार में। ब्राह्मण चेहरा हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में सफल प्रोफेशनल की ज़िंदगी जी चुके हैं। काफ़ी रुपया भी उन्होंने कमाया, काफ़ी पैसे उन्होंने बनाए और अब एक्टिव पॉलिटिक्स में बिहार में अपना धमक दिखाने आ रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने कोई चुनाव या उनकी पार्टी ने अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है और कहा जा सकता है कि अभी उनके भविष्य पे एक प्रश्न चिन्ह है। हालांकि प्रशांत किशोर अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत बिहार में चुनावी समर में कूद रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक सफल राजनीतिक हो पाएंगे, इस पर संदेह है। दोस्तों, न सिर्फ राजनीति, अगर आप खेल की भी बात करें तो बिहार का अगर कोई क्रिकेटर ईशान किशन अगर हिंदुस्तान की तरफ से खेलता है, आईपीएल खेलता है, तो अगर ईशान किशन शतक मारता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो बिहारी सबसे पहले ये सर्च करते हैं कि आखिर ईशान किशन की जाति क्या है और जाति के आधार पर ही उन्हें समर्थन मिलता या नहीं मिलता है। अगर सूर्य कुमार यादव शतक मारते हैं तो यादव समुदाय उन्हें यादव होने के आधार पर समर्थन करने लगता है, वहीं दूसरे समुदाय के लोग विरोध भी करने लगते हैं। जबकि खिलाड़ियों का कोई जात, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो देश के लिए खेलते हैं, चाहे ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव, समर्थन हर किसी का खुले दिल से होना चाहिए। तो जब बिहारी वोट करते हैं तो उनके जहन में क्या होता है, उनके जहन में क्या योग्यता होता है? सुनते हैं कि उनके जहन में होता है जात, और जात से हट के अगर कोई दूसरी बात है तो कहा जाता है कि जो भरपेट मछली और भात खिला दे, बिहारी उधर पलट जाते हैं। किसी ने अगर मांस और भात खिला दिया तो बिहारी रातों रात पलटकर अगले दिन उसे वोट कर देते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बिहार और बिहारी आज की डेट में जात और भात के नाम पे अपना पाला बदलने में देर नहीं करते, योग्यता को दरकिनार करते हैं और जाति के आधार पे ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो कुख्यात है, जो किडनैपर है, जो हिस्ट्री शीटर है, जो बाहुबली है, जिसने हत्या, लूट, अपहरण के वारदातों को अंजाम दिया है। उन्हें सिर्फ जाति के आधार पर अपना समर्थन देते हैं, वहीं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हार जाते हैं। इसका परिणाम बिहारियों को तब भुगतना पड़ता है जब वो रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं, माइग्रेशन का शिकार होते हैं, पलायन उन्हें करना पड़ता है और दूसरे प्रदेश में उन्हें बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये तमाम मुसीबतें वो झेलते हैं, लेकिन फिर भी छुट्टियों में जब वापस आते हैं गांव और जब चुनाव होता है और वोट करना होता है, तो वो इस आधार पे वोट नहीं करते कि कल कारखाने लगाने वाला नेता कौन है, कौन ये वादा कर रहा है कि वो प्रदेश की विकास में अहम योगदान निभाएगा। वो वोट करते हैं जाति के आधार पे। वो देखते हैं कि कैंडिडेट उनकी जाति का है या नहीं, भले वो कितने भी हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का आरोपी हो, बस वो प्राथमिकता देते हैं कि कैंडिडेट उनकी जाति का होना चाहिए
और जो मछली भात मांस भात का भोज खिला दे उसे भी वोट दिया जा सकता है। दोस्तों, हाल में ही मुंबई में एक इन्वेस्टर्स मीट रखा गया जिसमें बिहार में निवेश करने के लिए कई उद्योगपतियों को बुलाया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वहां पहुंचना था, लेकिन वो गए ही नहीं। उन्हें भी पता है कि इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से वोट तो मिलने से रहा, वोट तो अल्टीमेटली जाति के नाम पर ही मिलेगा। बिहारी उसका परिणाम आज भी भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी भुगतेंगे। ऐसे बिहारी जो सिर्फ जाति देखकर वोट करते हैं, उम्मीदवार की योग्यता नहीं। लोगों को चाहिए कि वो एक अच्छे उम्मीदवार को चुने और ऐसे उम्मीदवार को खारिज करें, भले ही वो उनकी जाति का हो, उन्हें खारिज करें जो समावेशी विचार नहीं रखता हो, जो सबके विकास की बात नहीं करता हो। आप कितना सहमत और कितना असहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमें भी बताइए कि क्या वाकई बिहारी जात और भात के नाम पे बिक जाते हैं, और अगर बिहारी आज बदहाल हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। आपके कमेंट का इंतजार है। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी, नई घटना, किसी नए टॉपिक पे आपसे बातचीत करते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।